So dear students, let's see accessing the data frame through ILOC function or we can say ILOC method. अभी तक आपने जो मेथड देखी थी वो LOC मेथड या LOC फंक्शन को आपने यूज़ किया था डेटा फ्रेम में रखे हुए डेटा को एक्सेस करने के लिए। जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक LOC और दूसरी है ILOC। तो LOC मेथड में आपने देखा कि आप कॉलम नेम्स या रो लेबल्स को शो कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे और उसके थ्रू फिर आप डेटा एक्सेसिंग का काम कर रहे थे। बट ILOC फंक्शन जो है वो भी सेम वर्क करता है LOC फंक्शन की तरह ही, बट इसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ या न्यूमेरिक इंटीजर इंडेक्स वैल्यू आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो आई हियर इज़ फॉर इंडेक्स वैल्यू, तो न्यूमेरिक इंडेक्स वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी, चाहे वो कॉलम्स की आप पास करना चाहें, चाहे रोज़ की, चाहे दोनों की। तो उसमें विशेष ध्यान आपको जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यूज़ होंगी इंडेक्स की वो हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ ही होंगी और वही पास की जाएंगी। तो यहाँ थोड़ा सा इसके सिंटेक्स पे हम ध्यान देते हैं। सिंटेक्स आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इट शुड बी ILOC। तो df.ILOC अगेन वही स्टार्ट रो इंडेक्स, एंड रो इंडेक्स, स्टार्ट कॉलम इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। मींस फर्स्ट वाला पोर्शन जो है हमेशा रो के लिए, सेकंड वाला पोर्शन हमेशा कॉलम के लिए, और इस सबको किसके अंदर रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है। फिर ये आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि यदि हम केवल कॉलन पास कर देते हैं किसी भी पोर्शन में, ये रो वाले पोर्शन में या कॉलम वाले पोर्शन में, तो पाइथन उसको क्या अंडरस्टैंड करता है कि आप यदि रो में आपने रख दिया है कॉलन को, तो पाइथन अंडरस्टैंड करेगा कि सारी की सारी रोज़ आप शो कराना चाहते हैं। तो इस तरह से ये हमने इसका सिंटेक्स देख लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है। अगेन वही डेटा फ्रेम हमने यूज़ किया है, TCS, विप्रो, LNT, वो क्वार्टर्स, इस तरह से हमने LOC फंक्शन के लिए सारा डेटा फ्रेम यूज़ किया था। वही सेम डेटा फ्रेम यहाँ भी है। अब यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से इसको यूज़ किया है ILOC फंक्शन को। ये लाइन नंबर 9 में देखिए, प्रिंट df.ILOC। यहाँ हमने ये फर्स्ट पोर्शन है, ये रो का पोर्शन है, और कॉमा के बाद वाला जो पोर्शन है वो कॉलम के लिए हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर देखिए हमने जो वैल्यू दी है रो की, तो रो की वैल्यू हमने दी है 0:2, मतलब एक रेंज हमने बताई है। और इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे कॉलम में 1:2। तो जैसा आप जानते हैं कि यदि रेंज हमने दी है 0:2, इसका मतलब है कौन कौन सी इंडेक्स वैल्यू को इंक्लूड करेगा, 0 और 1। ऐसे ही 1 to 2 है तो केवल एक ही कॉलम को सिलेक्ट करेगा, और 0 to 2 मतलब 0 और 1 दो रोज़ और 1 कॉलम को एक्सेस करेगा। जैसा हमने यहाँ पे मेंशन भी किया कि टू एक्सेस फर्स्ट 2 रोज़ एंड सेकंड कॉलम। यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी कितनी आने वाली है, 1। और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट रो हो या फर्स्ट कॉलम हो उसका इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 होगा, फिर उसके बाद 1 इंक्रीज़ होकर आगे बढ़ेगा, 0 1 2 3 4 5, या रोज़ की हम बात करें तो 0 1 2 3 4 5 लाइक दैट। इसलिए यहाँ पे चूँकि 0 और 1 आ रहे हैं तो वो फर्स्ट एंड सेकंड रो हो गई।
बट कॉलम में हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू निकल के आ रही है वो है 1, विच विल बी ऑफ सेकंड कॉलम। तो इसका आउटपुट देखते हैं। पहले तो हमने ये DF को प्रिंट करा लिया है, इसमें चारों क्वार्टर, तीनों कॉलम और सारी वैल्यूज़ दिख रही हैं। अब देखिए जो लाइन नंबर 9 है उसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ देखिए ये 2 रोज़ हमको दिख रही हैं, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2। सेकंड कॉलम था विप्रो जिसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और केवल 2 रोज़ हैं इसलिए 2 वैल्यू यहाँ पे हमने यूज़ की हैं, 2800 एंड 2400। अब लाइन नंबर 10 में देखिए हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, प्रिंट df.iloc कॉलन कॉमा 0 कॉलन 2। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि यदि आप किसी भी पोर्शन में, चाहे वो रो का पोर्शन हो चाहे कॉलम का, यदि आप सिंपली कॉलन दे के छोड़ देते हैं कि तो उसका मतलब क्या निकलता है कि आप सारी की सारी रोज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं, बट कॉलम वाले पार्ट में आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको जो कॉलम इंडेक्स वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए। 0 to 2 का मतलब है 0 and 1, तो 0 and 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर देखिए सारी रोज़ लेनी थी इसलिए क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 ये सारी रोज़ आ गई हैं, और फर्स्ट 2 कॉलम्स चाहिए थे 0 and 1। तो देखिए TCS फर्स्ट कॉलम है, विप्रो सेकंड कॉलम है, ये दोनों आ गए हैं और इनसे रिलेटेड वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। तो बिल्कुल सेम है जैसा आपने LOC के साथ जिस तरह से LOC को आपने यूज़ किया है, बिल्कुल उसी तरह से आप ILOC को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप कॉलम नेम्स या रो लेबल्स को देते थे, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आपको यूज़ करनी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़ अबाउट हेड एंड टेल मेथड्स। हेड एंड टेल मेथड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हेड और टेल से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। क्वेश्चन उठता है कि भाई डेटा फ्रेम में कहाँ का हेड और कहाँ का टेल क्या आ गया। तो हेड टेल का मतलब है कि यदि हम हेड मेथड का यूज़ करेंगे तो वो हमको जो वैल्यू शुरू करेगा वो फर्स्ट रो उससे वैल्यूज़ देना शुरू करेगा, और यदि हम टेल मेथड का यूज़ करेंगे तो नीचे सबसे लास्ट वाली रो से शुरू करेगा। जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं, द मेथड हेड गिव्स द फर्स्ट 5 रोज़ एंड द मेथड टेल रिटर्न्स द लास्ट 5 रोज़। यदि आपने सिंपली हेड के अंदर कुछ नहीं दे रखा है तो वो आपको जो इनिशियल 5 रोज़ हैं उस डेटा फ्रेम की उसकी वैल्यू को आपको शो करेगा या उस वैल्यू को एक्सेस करेगा, और जो आपका टेल मेथड है उसको यदि आप यूज़ करेंगे तो वो नीचे से लास्ट 5 रोज़ आपको एक्सेस करके देगा। तो जैसा कि आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, इंपोर्ट पांडास SPD। EMP डेटा हमने ले लिया कि एम्प्लॉय ID हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो हैं। ई नेम आप देख रहे हैं, DOJ डेटा जॉइनिंग उनकी सबकी शो की गई है। ये पूरा की पूरा डेटा हमने एक डिक्शनरी में ले रखा है। इस डेटा से फिर हमने देखिए यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को प्रिंट करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए, हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने लिखा है df.head ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसमें कोई वैल्यू हमने पास नहीं की है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 5 रोज़ को यहाँ पे शो करेगा, और ये जो टेल फंक्शन वो क्या करेगा, लास्ट 5 रोज़ को प्रिंट करेगा। तो इसको हम देखते हैं। तो ये इस तरह से आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है जिसमें ये डेटा फ्रेम आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रिंट DF स्टेटमेंट था उसके थ्रू हमको ये स्टेटमेंट मिला। इसने सारे के सारे डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, पूरा की पूरा डेटा फ्रेम यहाँ पर प्रिंट कर दिया।
दूसरा जो फंक्शन था हमारा प्रिंट ब्रैकेट के अंदर df डॉट हेड, तो ये देखिए शुरू की 5 रोज़ हैं, 0 1 2 3 4 5, तो ये शुरू की 5 रोज़ को इन्होंने शो कर दिया। शुरू की 5 रोज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, सचिन, विनोद, लखबीर, अनिल, देविंदर, तो ये शुरू की जो 5 रोज़ हैं ये हेड फंक्शन ने आपको प्रिंट कर दिया। वहीं पे आप दूसरा देखिए, लास्ट 5 रोज़ इनको प्रिंट करानी है, तो लास्ट 5 रोज़ की काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, नीचे से काउंटिंग शुरू होगी, कि नीचे से वो लेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हेड फंक्शन हमेशा जो काउंटिंग शुरू करेगा वो फर्स्ट रो से काउंटिंग शुरू करेगा, और टेल फंक्शन है जो काउंटिंग शुरू करेगा वो लास्ट रो से काउंटिंग शुरू करेगा। तो फर्स्ट से 5 शो करेगा हेड, और लास्ट से 5 शो करेगा आपका टेल फंक्शन। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी हम हेड और टेल को लेके देख सकते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, टू डिस्प्ले फर्स्ट 2 रोज वी कैन यूज़ हेड 2, and to return last 2 rows we can use tail 2, and to return third to fourth row we can write df 2 colon 5। तो यहाँ पे आप अगेन हमने फिर से वही एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है। एम्प्लॉय डेटा हमने देख लिया, ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रिंट df हेड 2 टेल 2 2 to 5। तो ये फर्स्ट वाला तो आपका पूरा की पूरा df यहाँ पे प्रिंट हो गया। हेड 2 तो आप देख सकते हैं शुरू की 2 रोज़ इसने पूरी की पूरी प्रिंट कर दी है। टेल 2 मतलब 5 4 2 रोज़ ये आपके लिए प्रिंट हो गई हैं। फिर जो थर्ड था आपने दिया था प्रिंट df 2 colon 5, मतलब 2 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है 4 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 4। तो ये इस तरह से आप हेड एंड टेल फंक्शन का यूज़ करके या सिंपल इंडेक्स वैल्यू देकर भी आप रोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उनके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कॉनकेट ऑपरेशन है डेटा फ्रेम। आप जानते ही हैं कॉनकेट का मतलब होता है कि 2 चीज़ों को कंबाइन कर देना या जोड़ देना। तो कॉनकेट एक्चुअली इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉनकेटेनेशन। तो कॉनकेट करना या कॉनकेटेनेशन क्या प्रोसेस है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं उनको जोड़ देना, ज्वाइन कर देना एक दूसरे से। तो अभी हम जो देखने वाले हैं कि डेटा फ्रेम में कैसे हम कॉनकेट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए हमने जो लिखा है, पाइथन पांडास प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़ फॉर इजीली कंबाइनिंग टुगेदर सीरीज़ डेटा फ्रेम्स। आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉनकेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। आपके पास डेटा फ्रेम्स हैं तो आप डेटा फ्रेम्स को भी कंबाइन कर सकते हैं या कॉनकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स देखिए, कॉनकेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये पाइथन पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है, इसलिए हम pd.concate करके इसको कॉल करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी डेटा आपको भेजना है आप वो देख सकते हैं। एक्सेस की वैल्यू जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, दैट विल बी 0 और 1, जनरली 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल इस तरह से रहता है, बट मोस्टली जो यूज़ होती है वो 0 और 1 यूज़ होती है। 0 मतलब रो वाइज और 1 मतलब कॉलम वाइज। फिर ये जॉइन कीवर्ड हमने यूज़ किया हुआ है,
जॉइन एक्सेस यूज़ किया हुआ है, इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो पहला देखिए ऑब्जेक्ट्स, जैसे अभी हमने जस्ट बात की थी, दिस इज़ दी सीक्वेंस ऑफ मैपिंग ऑफ सीरीज डेटा फ्रेम और पैनल ऑब्जेक्ट। जो भी जिसको भी आप जो भी ऑब्जेक्ट जिनको आप कंबाइन करना चाहते हैं, कॉन्केट करना चाहते हैं, वो डेटा फ्रेम हो सकते हैं, सीरीज़ हो सकते हैं, या और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ कॉन्केट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स में उनको यूज़ करेंगे। एक्सेस अभी मैंने आपको बताई कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो है, यदि आपने कोई एक्सेस नहीं दिया है, सिंपल कॉन्केट फंक्शन का यूज़ किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेस की वैल्यू 0 लेगा। और 0 का मतलब होता है कि रो वाइज इसको क्या करना है, कॉन्केट करना है। यदि आप 1 देंगे तो कॉलम वाइज कॉन्केट करेगा। जॉइन में देखिए उन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे शो की हैं, इनर एंड आउटर। ये जॉइंस आपको एसक्यूएल में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट इज़ आउटर, हाउ टू हैंडल एक्सेस इंडेक्सेस ऑन अदर एक्सेस, आउटर फॉर यूनियन एंड इनर फॉर इंटरसेक्शन। तो कई बार यदि आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तब आप जो है जॉइन में आउटर जॉइन या इनर जॉइन का यूज़ कर सकते हैं, या ये कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आउटर जो है वो किसके लिए यूज़ हो जाएगा, आपका यूनियन के लिए, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और इनर जो है वो किसके लिए, इंटरसेक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक और जो आर्ग्यूमेंट यूज़ हुआ है, इग्नोर इंडेक्स। इग्नोर इंडेक्स की जो वैल्यूज़ होगी वो बूलियन वैल्यूज़ होंगी। तो कभी भी यदि बूलियन वर्ड आता है, उसका मीनिंग क्या होता है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। तो डिफ़ॉल्ट इसका जो है वो क्या है, फॉल्स। मतलब इग्नोर इंडेक्स को हम इसकी वैल्यू को फॉल्स करके रखते हैं। यदि हमने ट्रू दे दिया, इफ़ ट्रू, do not use the index values on the concatenation axis, the resulting axis will be labeled 0 1 2 3 and -1। अभी एग्जांपल में हम इसको और समझेंगे। फिर join axis, this is the list of index object specific indexes to use for the other n -1 axis instead of performing inner outer set logic। तो ये भी कुछ उसी तरह की बातें हैं कि यहाँ फर्स्ट डेटा फ्रेम की जो इंडेक्सेस हैं जिनको आप यूज़ करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड डेटा फ्रेम है, उसकी जो इंडेक्सिंग है वो किस तरह से एक दूसरे के थ्रू, वो एक दूसरे के कंपैरिजन में किस तरह से वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगी, ये उसी से रिलेटेड है जॉइन एक्सेस। जनरली हमको इतना यूज़ नहीं करना पड़ता है, हमारा एक्सेस तक जाके काम हो सकता है। तो कॉन्केट परफॉर्म्स दी कॉन्केटिनेशन ऑफ ऑपरेशंस अलोंग एन एक्सेस। एकदम सिंपल में यदि हम इसका डेफिनेशन देखना चाहें तो यही है कि कॉन्केट फंक्शन परफॉर्म्स कॉन्केटिनेशन ऑपरेशंस अलोंग एन एक्सेस। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम्पल हमने ले रखा है, हमारे पास में डिक्ट 1 एंड डिक्ट 2 दो डिक्शनरी हैं जिनको यूज़ करके हमने, नीचे आप देख सकते हैं, दो डेटा फ्रेम हमने बना लिए हैं। एक है df1 और दूसरा है df2। जो तीसरा डेटा फ्रेम, जो नया डेटा फ्रेम बन रहा है, वो किस तरह से बन रहा है, कॉन्केट ऑपरेशन के थ्रू। मतलब डेटा df1 और df2 को जब हम कंबाइन कर देंगे तो उनके कंबाइन करने से हमको जो है डेटा फ्रेम 3 जो है एक नया डेटा फ्रेम मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कॉन्केट फंक्शन के अंदर हमने कुछ यूज़ नहीं किया है। जितने भी हमने अभी जो आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे
उसमें से हमने कुछ यूज़ नहीं किया। तो सब जब यूज़ नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो वैल्यूज़ रहती है वो यूज़ होती है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो है एक्सेस की वैल्यू। तो एक्सेस की वैल्यू हमने आपको बताया, यदि कोई वैल्यू आपने नहीं दी है तो यहाँ पे एक्सेस की ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो गई है, 0। मतलब जो डेटा फ्रेम्स हैं वो इंडेक्स मतलब रो वाइज क्या होंगे, कॉन्केटेनेट होंगे, मतलब रो वाइज एक दूसरे से कंबाइन होंगे। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है 0 1 2 3 4, ये आपका ये डेटा फ्रेम 1 है। और यहाँ से आप देखेंगे दूसरा वाला ये है आपका DF2। अब ये देखिए पूरा की पूरा आपस में कंबाइन हो गए हैं, और कंबाइन होके जो नया डेटा फ्रेम बन रहा है वो है आपका DF3। तो एक्सेस 0 है, मतलब रो वाइज जोड़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो भी एक्सेस रहेगी वो इंक्रीज़ होगी। मतलब जैसे यहाँ पे एक्सेस 0 थी तो रो वाइज हमको जोड़ना था, तो एक डेटा फ्रेम में 4 रोज़ हैं, दूसरे डेटा फ्रेम में 4 रोज़ हैं। जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो टोटल 5 रोज़ हैं। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास में कितनी रोज़ आ जाएंगी, 10 रोज़ आ जाएंगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा जब भी एक्सेस 0 है तो रोज़ बढ़नी चाहिए, कॉलम उसी तरह से रहेंगे जितने कॉलम हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम तो 3 ही हैं, बट रोज़ हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज़ हो गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे अगेन देखिए हमने यहाँ पे अगेन सारा डेटा वही है, dict1 dict2। अब कॉन्केट फंक्शन में थोड़ा सा गौर करिए। अगेन यहाँ पर हमने एक्सेस को इग्नोर कर दिया है, मतलब एक्सेस की वैल्यू नहीं दी है हमने। यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है, इग्नोर इंडेक्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि ये जनरली फॉल्स रहता है, बट जब आप ट्रू कर देते हैं तो देखिए इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो चूँकि हमने एक्सेस की वैल्यू नहीं दी है तो अगेन वो रो वाइज ही दोनों की दोनों डेटा फ्रेम कंबाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पिछले एग्जांपल में यहाँ जो इंडेक्स वैल्यू आ रही थी 0 1 2 3 4, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू शुरू होती थी अगेन 0 1 2 3 4, आप पिछले वाले एग्जांपल में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 फिर 0 1 2 3 4 इस तरह से मिल जाएगी। बट चूँकि आपने इसको ट्रू कर रखा है, इग्नोर इंडेक्स को ट्रू कर रखा है, तब फिर वो क्या करेगा कि जो जैसे 4 पे ख़त्म किया तो 5 से शुरू करेगा और इंडेक्स वैल्यू को उस तरह से शो करेगा। तो आपका आउटपुट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक और एग्ज़ाम्पल है कॉन्केट फंक्शन के लिए। यहाँ पे अगेन आप देखिए कि हमने फिर से वही सब dict1 dict2 को यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर जो एक हमारे लिए नई बात है वो है एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। अभी तक तो हमने एक्सेस की वैल्यू यूज़ नहीं की थी। जब वैल्यू हमने यूज़ नहीं की थी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू क्या ले लेता था, 0 ले लेता था। बट जब आप कोई वैल्यू दे देते हैं तो फिर वो उसको यूज़ करता है। तो यहाँ पे एक्सेस आपने 1 दी है, तो 1 का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 का मतलब होता है कि जो कॉन्केटेनेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कॉलम्स के अकॉर्डिंग होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जिसके भी अकॉर्डिंग हो, यदि रो वाइज होगा तो नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ होंगी, यदि कॉलम वाइज कॉन्केटेनेशन होता है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इंक्रीज़ होते हैं। तो आप देखिए कि आपके पास केवल 3 कॉलम थे, आईडी, वैल्यू 1, वैल्यू 2। अभी जब आपने कॉन्केट कर दिया dict1 dict2 को, तो dict1 dict2 में सेम कॉलम्स हैं ये दोनों। तो 3 कॉलम्स जो फर्स्ट डेटा फ्रेम है DF1 के और DF2 के नेक्स्ट 2 कॉलम्स हैं।
ये दोनों आपस में कॉन्केट हो गए, जुड़ गए, कंबाइन हो गए। जबकि यहाँ पर देखिए जो रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 5 ही है, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग द एक्सिस 1, मतलब हमने कॉलम्स के अकॉर्डिंग इनको क्या किया है, कॉन्केटिनेट किया है। तो इसमें कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि एक्सिस 0 है तो रो वाइज हो गया तो नंबर ऑफ़ रोज़ आप बढ़ा दीजिए, और यदि एक्सिस 1 है तो कॉलम वाइज हो गया तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप बढ़ा दीजिए। मतलब जिसके अकॉर्डिंग रहेगा वही यहाँ पे इंक्रीज़ होते जाएगा।